आज हम व्यावसायिक पर्यावरण के बारे में पढ़ेंगे। व्यावसायिक पर्यावरण क्या होता है, इसके विभिन्न एलिमेंट्स, इसका महत्व जो है क्या होता है। देखिए, क्या है व्यावसायिक पर्यावरण। व्यावसायिक पर्यावरण से अभिप्राय सभी व्यक्ति, संस्थान एवं अन्य शक्तियों की समग्रता से है जो व्यावसायिक उद्यम से बाहर हैं लेकिन इसके परिचालन को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। यानी वे सारी शक्तियां जो व्यवसाय से बाहर की हैं लेकिन वास्तव में व्यवसाय के संचालन को प्रभावित करती हैं, वो क्या कहलाती हैं? व्यावसायिक पर्यावरण। यानी यदि संपूर्ण जगत से हम व्यवसाय को निकाल दें या उस संगठन को निकाल दें तो बाकी जो बचेगा वो व्यावसायिक पर्यावरण बचेगा। अतः आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, तकनीकी एवं अन्य शक्तियां जो व्यवसाय से हटकर कार्य करती हैं लेकिन पर्यावरण के भाग हैं। इस प्रकार से उपभोक्ता अथवा प्रतियोगी इकाइयां एवं सरकार, उपभोक्ता समूह, प्रतियोगी न्यायालय, मीडिया एवं अन्य संस्थान जो किसी व्यवसायिक इकाई के बाहर कार्यरत होते हैं वे पर्यावरण के घटक कहलाते हैं। यानी कोई भी व्यक्ति, संस्था, शक्ति यद्यपि व्यवसाय से बाहर स्थित है फिर भी वो व्यावसायिक उद्यम को प्रभावित करने की क्षमता रखती है तो उसे हम व्यावसायिक पर्यावरण का हिस्सा मानेंगे। उदाहरण के लिए सरकार की तकनीकी नीतियाँ, तीव्र तकनीकी सरकार की जो आर्थिक नीतियाँ, तकनीकी परिवर्तन, राजनीतिक अनिश्चितता, ग्राहकों के फैशन और रुचि में परिवर्तन, बाजार में हुई प्रतियोगिता, सभी एक व्यावसायिक इकाई के कार्य को कई तरीकों से प्रभावित करते हैं। सरकार यदि करों में वृद्धि करती है तो वस्तुएं महंगी हो जाएंगी। तकनीकी सुधार से वर्तमान उत्पादन अप्रचलित हो जाएगा। राजनीतिक अनिश्चितता निवेशकों के मन में भय पैदा करेगी। फैशन व उपभोक्ताओं की रुचि में यदि परिवर्तन हो जाए तो जो उत्पादकों की मांग है वो कम हो जाएगी और नए उत्पादकों की मांग जो है वो बढ़ जाएगी। तो इस तरह से व्यावसायिक पर्यावरण जो है वो विभिन्न प्रकार से व्यवसाय को प्रभावित करता है। तो इसके लिए व्यावसायिक पर्यावरण का अर्थ समझने के लिए हम जो है इसकी विशेषताओं का जो हमें अध्ययन करना चाहिए। देखिए, क्या विशेषताएं हैं व्यावसायिक पर्यावरण की। बाह्य शक्तियों की समग्रता, जैसे अभी इसके मीनिंग में था कि व्यावसायिक पर्यावरण व्यवसायिक इकाइयों के बाहर की सभी चीज़ों के कुल योग को कहते हैं जो व्यवसाय को प्रभावित करती हैं तथा इसकी प्रकृति जो है वो सामूहिक होती है। यानी सामूहिक रूप से जो भी शक्तियाँ व्यवसाय को प्रभावित करती हैं जो है वो उन बाह्य शक्तियों को ही जो है हम व्यावसायिक पर्यावरण कहते हैं। तो बाह्य शक्तियों की समग्रता इसमें होती है। विशिष्ट एवं साधारण शक्तियाँ, व्यावसायिक पर्यावरण में विशिष्ट एवं साधारण दोनों शक्तियाँ शामिल होती हैं। विशिष्ट शक्तियाँ होती हैं जिनमें निवेशक, ग्राहक, प्रतियोगी एवं आपूर्तिकर्ता अलग अलग उद्यमों को उनके दिन प्रतिदिन के कार्यों में प्रत्यक्ष रूप से एवं तुरंत प्रभावित करती हैं। इस प्रकार से किसी एक फर्म को अप्रत्यक्ष रूप से ही ये जो है प्रभावित करती हैं। आंतरिक संबंध, व्यावसायिक वातावरण के विभिन्न तत्वों अथवा भाग एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए होते हैं। उदाहरण के लिए लोगों की जीवन अवधि में वृद्धि एवं स्वास्थ्य पर ध्यान देने के संबंध में बढ़ती जागरूकता के कारण कई स्वास्थ्य उत्पाद सेवाएं जैसे डाइट, कोक, चर्बी रहित खाद्य तेल एवं स्वास्थ्य स्थल की मांग में वृद्धि हुई है। तो नवीन स्वास्थ्य उत्पाद एवं सेवाओं ने लोगों की जीवन शैली को ही बदल दिया है। गतिशील प्रकृति, व्यावसायिक पर्यावरण गतिशील होता है। यह तकनीकी सुधार के रूप में, उपभोक्ताओं की प्राथमिकताओं के रूप में या फिर बाजार में नई प्रतियोगिताओं के रूप में बदलता रहता है। जैसा भी समय आता है इसमें बदलाव देखने को मिलता है। अनिश्चित होता है, व्यावसायिक पर्यावरण अनिश्चित होता है। जरूरी नहीं है कि जैसा वातावरण आज बन गया वो आज से 20 साल बाद भी वही रहेगा, क्योंकि भविष्य की जो घटनाएं हैं उनका पूर्वानुमान सही तरीके से नहीं लगाया जा सकता। इसलिए जबकि पर्यावरण में जो तेजी से परिवर्तन आ जाता है, जैसे ही कोई घटना घटित होती है, कोई जैसे तकनीकी बदल जाए, फैशन बदल जाए या कोई और सामाजिक या सरकार की कोई नीति बदल जाए, जटिलता, क्योंकि व्यावसायिक पर्यावरण में विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न होने वाले अनेक जो है गतिशील स्थितियों और शक्तियों को शामिल हम करते हैं, इसलिए इसको समझना थोड़ा कठिन होता है कि व्यवसाय पर जो इफेक्ट पड़ा है वो किस कारण से पड़ा है और किस
तत्वों का प्रभाव ज़्यादा है और किस तत्वों का प्रभाव कम है। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि एक जटिल तथ्य है जिसको अलग अलग हिस्सों में समझना बहुत मुश्किल होता है। जैसे बाजार में किसी उत्पाद की मांग में परिवर्तन पर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, तकनीकी अथवा कानूनी तत्वों का किस सीमा तक प्रभाव पड़ा, इसके बारे में अनुमान लगाना बहुत मुश्किल होता है। तुलनात्मकता। व्यवसायिक पर्यावरण एक तुलनात्मक अवधारणा है क्योंकि यह भिन्न भिन्न देशों में एवं भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अलग अलग होता है। इस प्रकार से जैसे भारत में साड़ियों की मांग ज़्यादा हो सकती है जबकि फ्रांस में ये ना के बराबर हो सकती है। गर्म क्षेत्रों में फ्रीज की मांग ज़्यादा हो सकती है लेकिन ठंडे क्षेत्रों में वो ना के बराबर हो सकती है। तो इसलिए ये एक तुलनात्मक अवधारणा है क्योंकि ये भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अलग अलग होता है। अब आइए इसका क्या महत्व है व्यवसायिक पर्यावरण का। मनुष्य के समान जो है व्यवसायिक उद्यम का अलग से कोई अस्तित्व नहीं होता। प्रत्येक व्यवसायिक इकाई अपने आप में कोई द्वीप नहीं होती, इसका अपने पर्यावरण एवं तत्वों एवं शक्तियों के मध्य अस्तित्व होता है। वहीं पर यह सुरक्षित रहता है और वहीं पर इसका विकास होता है। अलग अलग इकाइयां इन शक्तियों को बदलने अथवा इन पर नियंत्रण के लिए या तो थोड़ा बहुत कुछ प्रयास कर सकती हैं या फिर कुछ कर ही नहीं सकती। इसके अतिरिक्त इनके पास कोई विकल्प नहीं है। तो व्यावसायिक पर्यावरण का जो महत्व है उसको समझने के लिए हमें निम्न बिंदुओं पर ध्यान देना होगा। एक तो अवसरों की पहचान करने एवं पहल करने के लाभ। अवसरों से अभिप्राय सकारात्मक बाह्य रुझान अथवा परिवर्तनों से है, यानी व्यवसाय के बाहर जो रुझान चल रहे हैं, जो परिवर्तन चल रहे हैं, उनको पहचानना जो किसी भी फर्म के संचालन में सहायक होते हैं। तो पर्यावरण व्यवसाय की सफलता के अनेक अवसर प्रदान करता है। यदि अवसर की प्रारंभ में ही पहचान हो जाती है तो कोई भी व्यवसायिक फर्म अपने प्रतियोगियों से पहले ही उसका लाभ उठा सकती है। खतरे की पहचान एवं समय से पहले चेतावनी में सहायक। खतरे से क्या अभिप्राय है? खतरे का अर्थ है उन बाह्य पर्यावरण रुझान एवं परिवर्तनों से जो फर्म के परिचालन में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। अवसरों के साथ साथ पर्यावरण अनेक खतरों का स्रोत होता है। तो पर्यावरण के प्रति यदि प्रबंधक सचेत हैं तो वे समय रहते खतरों को पहचान सकते हैं और उस पूर्व चेतावनी के आधार पर अपने निर्णय ले सकते हैं जिससे कि खतरों से होने वाली हानि से बचा जा सकता है। उपयोगी संसाधनों का दोहन। पर्यावरण व्यवसाय संचालन के विभिन्न संसाधनों का स्रोत होता है। व्यावसायिक उद्यम किसी भी प्रकार की गतिविधियों में लिप्त हो वह अपने पर्यावरण से वित्त, मशीनें, कच्चा माल, बिजली, पानी आदि विभिन्न प्रकार के संसाधन जुटाते हैं जो इसके चलाने में सहायक होते हैं। पर्यावरण के अंग में वित्त पोषक होते हैं, जैसे सरकार और आपूर्तिकर्ता ये धन में की जो सप्लाई करते हैं। इसलिए व्यावसायिक उद्यम पर्यावरण को अनेक उत्पाद प्रदान करते हैं, जैसे ग्राहकों के लिए वस्तु एवं सेवाएं देते हैं, सरकार को जो है कर देते हैं, निवेशकों के वित्त निवेश पर प्रतिफल आदि देते हैं। इसलिए जो पर्यावरण है वो आगत अथवा संसाधनों का स्रोत होता है एवं उत्पादों के लिए निर्गमन का स्थान। इसलिए यह उचित ही है कि उद्यम अपने ऐसी नीति निर्धारित करे कि आवश्यक संसाधनों को प्राप्त कर सके जिससे कि उन संसाधनों को पर्यावरण की चाहत के अनुसार निर्गत में परिवर्तित यानी उत्पादित जो वस्तुएं हैं उनमें बदला जा सके और जो सप्लायर जिनको वस्तुओं की आवश्यकता होती है उनको उन वस्तुओं को सप्लाई किया जा सकते हैं। ये तभी हो सकता है जब ये समझ लिया जाए कि पर्यावरण क्या हमें दे सकता है। तीव्रता से हो रहे परिवर्तनों का सामना करना। आज व्यावसायिक पर्यावरण में बहुत तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं। अब परिवर्तन उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि इसकी गति। बाजार में उथल पुथल, ब्रांड के प्रति कम आकर्षण, बाजार का वर्ग अथवा उपवर्ग में विभाजन, ग्राहकों की बढ़ती हुई मांगें, तकनीकी में परिवर्तन कुछ ऐसे नमूने हैं जो व्यावसायिक पर्यावरण का वर्णन करते हैं और इनमें हमेशा परिवर्तन होता रहता है। तो सभी प्रकार आकार एवं प्रकार के उद्यमों को और अधिक गतिशील पर्यावरण का सामना करना पड़ रहा है। इन महत्वपूर्ण परिवर्तनों का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने के लिए पर्यावरण को समझना प्रबंधकों के लिए बहुत ज़रूरी है और इनको समझकर उचित कार्यवाही की जानी चाहिए। इसलिए पर्यावरण का अपने आप में बहुत महत्व है। नियोजन एवं नीति निर्धारण में सहायता। पर्यावरण जो है व्यावसायिक उद्यम के लिए अवसर भी है और खतरा भी है।
इसलिए इसकी समझ एवं विश्लेषण करके निर्णय लेने और भविष्य का मार्ग निर्धारण करने और अथवा दिशा निर्देश का आधार जो है ये बन सकता है। इसलिए व्यवसायी को जो है अच्छी अच्छी नीतियां बनाने, अपना नियोजन करने के लिए पर्यावरण जो है काफ़ी हेल्पफुल होता है। निष्पादन में सुधार यानी परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट। पर्यावरण के संबंध में जानना जो है ये भी इससे जुड़ा हुआ है कि यदि उद्यम व्यावसायिक पर्यावरण की अच्छी जानकारी रखता है तो उसकी परफॉर्मेंस में भी सुधार होता है। उद्यम के परिचालन जो कई अध्ययनों से स्पष्ट होता है कि किसी भी उद्यम का भविष्य पर्यावरण में जो घटित हो रहा है उसकी घनिष्ठता से जुड़ा हुआ होता है। यदि कोई औद्योगिक इकाई अपने पर्यावरण पर निरंतर निगरानी रखती है और उपयुक्त व्यावसायिक क्रियाएं करती है तो न केवल अपने वर्तमान परफॉर्मेंस में वो सुधार लाते हैं बल्कि दीर्घकाल में भी सफल होते हैं। तो इसलिए पर्यावरण को समझना और व्यावसायिक पर्यावरण को जानना जो है किसी भी व्यवसायी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पर्यावरण के आयाम, आयाम मतलब तत्व, घटक। देखिए पर्यावरण के कौन कौन से तत्व हैं? आर्थिक, सामाजिक, तकनीकी, राजनीतिक, विधिक या कानूनी, ये सब जो है पर्यावरण के तत्व होते हैं। इनको हम आसानी से इस डायग्राम से समझ सकते हैं। व्यावसायिक पर्यावरण में सामाजिक पर्यावरण, तकनीकी पर्यावरण, राजनीतिक पर्यावरण, कानूनी पर्यावरण और आर्थिक पर्यावरण। देखिए अब जो व्यवसाय होता है उसको ये विभिन्न तत्व कैसे प्रभावित करते हैं। जैसे आर्थिक पर्यावरण, आर्थिक पर्यावरण में क्या आता है? ब्याज की दर, मूल्य वृद्धि दर, लोगों की आय, लोगों का खर्चा, शेयर बाजार मूल्य सूचकांक एवं रुपये का मूल्य, साधारण पर्यावरण के कुछ आर्थिक तत्व होते हैं। ये जो है पर्यावरण, आर्थिक पर्यावरण में शामिल बातें होती हैं जो व्यावसायिक उद्यम में प्रबंधकों के कार्यों को प्रभावित कर सकती हैं। जैसे छोटी अवधि या बड़ी अवधि के ब्याज दर पर ब्याज दर जो है कितनी है। उदाहरण के लिए निर्माण में कार्य कर रही कंपनी तो ऑटोमोबाइल निर्माता में नीचे दीर्घ अवधिक दरें अधिक लाभप्रद होती हैं क्योंकि इससे उपभोक्ताओं द्वारा घर एवं कार खरीदने के लिए ऋण लेकर व्यय करने में जो है उनकी वृद्धि होती है। तो व्यवसायिक जो आर्थिक पर्यावरण है वो व्यवसाय के जो पैसे से संबंधित लेन देन हैं, ब्याज दर, लोगों की आय, उनका खर्चा करने की आदतें, उनके जो है लोन मिलना, ये सारी बातें जो है आर्थिक पर्यावरण में शामिल होती हैं। इनके जगह इसमें क्या क्या बातें हैं? जैसे निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र की तुलनात्मक भूमिका के रूप में अर्थव्यवस्था का वर्तमान ढांचा क्या है, वर्तमान एवं स्थिर मूल्यों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद की दर में वृद्धि तथा प्रति व्यक्ति आय क्या है, बचत एवं निवेश की दर क्या है, विभिन्न मदों के आयात व निर्यात की मात्रा क्या है, भुगतान शेष एवं विदेशी मुद्रा संचय में परिवर्तन, कृषि एवं औद्योगिक उत्पादन का रुझान क्या है, परिवहन एवं संप्रेषण सुविधाओं का विस्तार कितना हुआ है, मुद्रा की आपूर्ति अर्थव्यवस्था में कितनी है, आंतरिक और बाह्य लोन कैसे मिलते हैं, निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों में कितना व्यय सरकार द्वारा खर्च किया जाता है। तो ये आर्थिक पर्यावरण के कुछ पहलू हैं। उसके बाद आता है सामाजिक पर्यावरण। जैसा इसके नाम से ही स्पष्ट है, सामाजिक यानी समाज के रीति रिवाज, मूल्य, सामाजिक बदलाव, व्यवसाय से जो है समाज की जो अपेक्षाएं, वे सब सामाजिक पर्यावरण का भाग होती हैं। सामाजिक आचरण को जो है विभिन्न शताब्दियों से जो है समाज जो है व्यवसाय को प्रभावित करता है। अब जैसे भारत में अलग अलग त्यौहार आते हैं, दिवाली आती है, ईद, क्रिसमस, गुरुपर्व, जो है त्योहारों को मनाना, मिष्ठान भंडार, दर्जी एवं अन्य संबंध व्यवसायों को जो है इससे बहुत सारे पैसा कमाने के अवसर प्राप्त होते हैं। तो इसलिए मूल्यों का अर्थ होता है कि भी समाज जिन बातों को सम्मानजनक तरीके से देखता है वे मूल्य कहलाती हैं। भारत में व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय, समान अवसर एवं राष्ट्रीय एकता प्रमुख उदाहरण हैं इसके। तो जो व्यवसाय में जो सामाजिक पहलू हैं उनमें हम क्या बातों को शामिल करते हैं? जैसे उत्पादों में नव परिवर्तन, जीवन शैली, पेशागत बंटवारा, जीवन गुणवत्ता में सरोकार, जीवन की आकांक्षाएं, श्रम शक्ति में अपेक्षाएं, श्रम शक्ति में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी, जन्म एवं मृत्यु दर, जनसंख्या में परिवर्तन, शैक्षणिक पद्धति एवं साक्षरता दर, उपभोग की आदतें, परिवार की संरचना, जैसे एकल परिवार है या जो है जॉइंट इंदु फैमिली है। तो सामाजिक पर्यावरण में ये सारी बातें शामिल होती हैं। औद्योगिक पर्यावरण, प्रौद्योगिक पर्यावरण में वैज्ञानिक एवं नवीनता से जुड़ी वे शक्तियां शामिल होती हैं जो वस्तु एवं सेवाओं के उत्पादन के नए तरीके तथा व्यवसाय
परिचालन की नई नई पद्धतियाँ और तकनीकी उपलब्ध कराती हैं। यानी टेक्नोलॉजी में जो चेंज होता है, टेक्नोलॉजी में जो परिवर्तन होता है, वो प्रौद्योगिकी पर्यावरण कहलाता है। जैसे वर्तमान में कंप्यूटर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रौद्योगिकी जो प्रगति हुई है वो काफ़ी मात्रा में हुई है। कंपनियों द्वारा अपने उत्पादों के विज्ञापन के उसके हिसाब से तरीके बदल दिए गए हैं। अब सीडी रोम के कंप्यूटरीकृत सूचना बूथ व इंटरनेट वर्ल्ड वाइड वेब मल्टीमीडिया पेज द्वारा उत्पादों के सद्गुणों को दर्शाना जो है वो सामान्य सा हो गया है। तो इसलिए जो तकनीकी में परिवर्तन हुआ है वो भी जो है पर्यावरण का एक बहुत बड़ा घटक है। उसके पास जो है इंटरनेट वगैरह वर्ल्ड वाइड वेब पेज जो है उसके जरिए व्यवसाय जो है वो अपने बहुत सारे कार्य करता है। कई खतरों से पहले ही जो है वो इससे जानकार हो जाता है। वैक्यूम ट्यूबर से ट्रांजिस्टर, भाप रेलवे इंजन से डीजल एवं विद्युत चालित इंजन, फाउंटेन पेन, बॉल पॉइंट पेन, हवाई जहाज़ों से जेट, टाइपराइटर से कंप्यूटर आदि शब्द जो है परिकरणीय की मांग में स्थानांतरण भी नए व्यवसाय के लिए उत्तरदायी कारण हो रहे हैं। जैसे अब कंप्यूटर आया तो कंप्यूटर के साथ साथ कंप्यूटर से संबंधित जॉब, उससे संबंधित फेस जो आपके स्पेयर पार्ट और जो कंप्यूटर से संबंधित ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह, ये सब पर्यावरण जो है इनसे प्रभावित हुआ है। व्यावसायिक पर्यावरण, ऑनलाइन शॉपिंग, ई कॉमर्स, ई बिजनेस, ये सारी चीज़ें जो है टेक्नोलॉजी चेंज से ही आई हैं। अब राजनीतिक पर्यावरण, राजनीतिक पर्यावरण है कि देश में राजनीतिक स्थिरता है या नहीं है। सामान्य स्थिरता एवं शांति तथा चुनी की सरकार के प्रतिनिधियों का व्यवसाय के प्रति दृष्टिकोण क्या है। व्यवसाय को बढ़ाना चाहते हैं या व्यवसाय का शोषण करना चाहते हैं। तो राजनीतिक पर्यावरण में जो है हम क्या क्या बातें शामिल करते हैं, जैसे वस्तु एवं सेवाओं के सभी निर्यातों पर सेवा कर की समाप्ति, देश का संविधान, वर्तमान राजनीतिक प्रणाली, व्यवसाय एवं आर्थिक समस्याओं के राजनीतिकीकरण की मात्रा, राजनीतिक दलों पर हावी विचारधारा, राजनीतिक नेतृत्व की प्रकृति, राजनीतिक नैतिकता का स्तर क्या है, राजनीतिक संस्थान जैसी सरकार एवं संबंध एजेंसियां, जिस दल की सरकार है उसकी विचारधारा, व्यवसाय में सरकारी हस्तक्षेप, हमारे देश में अन्य देशों के साथ जो हमारे देश के संबंध है राजनीतिक दूसरे देशों के साथ, उनका भी व्यवसाय पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। तो इस तरह से जो है हमारा जो राजनीतिक वातावरण है वो भी व्यवसाय को काफ़ी तरह से प्रभावित करता है। अब उसके बाद जैसे आपने पढ़ा जो सामाजिक वातावरण, राजनीतिक वातावरण, प्रौद्योगिकी वातावरण, आर्थिक वातावरण, विधिक वातावरण भी होता है। विधिक वातावरण में जो है और कानूनी बातें जो है वे शामिल होती हैं, जिसमें सरकार जो है बहुत सारे कानून और एक्ट पास करती है। जैसे ये बहुत सारे विधिक वातावरण के पार्ट होते हैं। जैसे सरकार ने औद्योगिक अधिनियम 1951, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, आयात एवं निर्यात अधिनियम 1947, कारखाना अधिनियम 1948, श्रम संघ अधिनियम 1926, कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 ये पारित किए हैं। तो विधिक पर्यावरण में सरकार द्वारा पारित विभिन्न विधेयक, सरकारी अधिकारियों द्वारा जारी प्रशासनिक आदेश, न्यायालय के फैसले तथा केंद्र, राज्य एवं स्थानीय के प्रत्येक स्तर पर नियुक्त विभिन्न कमीशन एवं एजेंसियों के निर्णय शामिल होते हैं। यानी कानूनन जो भी सरकार के द्वारा आदेश पारित कर दिया गया है, चाहे वो संसद के द्वारा हो, विधेयक के रूप में हो, सरकारी अधिकारी या प्रशासनिक अधिकारी के आदेश हों, न्यायालय के फैसले हों, केंद्र व राज्य व स्थानीय स्तर की जो सरकारों द्वारा उनके कमीशन और एजेंसियों के जो निर्णय हों, वे सारे विधिक पर्यावरण में शामिल होते हैं। जैसे शराब से संबंधित चेतावनी दो, सिगरेट से संबंधित चेतावनी दो, इस तरह की बातें जो है वो, और उपभोक्ता का अगर नुकसान हो जाता है तो उसकी भरपाई कैसे की जाएगी, उपभोक्ता कानून बना दिए, कंपनी किन किन दायरों में रहकर काम करेगी उसके लिए कंपनी अधिनियम बना दिया गया, विदेशी मुद्रा का प्रबंधन कैसे करोगे उसके लिए अलग से कानून बना दिया गया, कारखाने में क्या क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट होनी चाहिए उसके लिए कारखाना अधिनियम, मिनिमम मजदूरी कितनी दोगे, कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति के लिए कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1933। तो ये जो सारे कानूनी पहलू हैं ये जो है विधिक पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद आइए भारत में आर्थिक पर्यावरण। भारत में आर्थिक पर्यावरण में उत्पादन के साधनों एवं धन के वितरण से संबंध रखने वाले वे समस्त स्तर के तत्व शामिल होते हैं जिनका व्यवसाय एवं उद्योगों पर प्रभाव पड़ता है। ये क्या तत्व हैं? जैसे देश के आर्थिक विकास की स्थिति क्या है,
आर्थिक ढांचे का मिश्रित अर्थव्यवस्था स्वरूप जिसमें सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्रों की भूमिका होती है। सरकार की आर्थिक नीतियां क्या हैं? आर्थिक नियोजन जिनमें पंचवर्षीय योजनाएं, वार्षिक बजट आदि शामिल होता है। आर्थिक सूचकांक जैसे राष्ट्रीय आय, आय का वितरण, सकल घरेलू उत्पाद की दर, उसमें वृद्धि, प्रति व्यक्ति आय जो है, बचत निवेश की दर, ढांचागत तत्व जैसे वित्तीय संस्थान, बैंक, परिवहन व्यवस्था कैसी है, ये सब जो है व्यवसाय के आर्थिक पर्यावरण में शामिल होते हैं। यानी कि वे सारे के सारे स्तर जो धन के वितरण से संबंध रखते हैं आर्थिक पर्यावरण कहलाते हैं। और भारत में इन चीज़ों को देखना पड़ेगा कि भारत में इन सब चीज़ों की क्या स्थिति है। तो भारत में व्यावसायिक उद्यम अपने कार्य संचालन एवं पर्यावरण, आर्थिक पर्यावरण के महत्व एवं प्रभाव को स्वीकार करता है। लगभग सभी कंपनियों के चेयरमैन अपनी वार्षिक रिपोर्ट में देश की जो सामान्य आर्थिक पर्यावरण था उनकी कंपनियों पर इसके प्रभाव के मूल्यांकन पर भी ध्यान देते हैं। भारत में व्यवसाय के आर्थिक पर्यावरण में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही बदलाव आता गया है, जिसका कारण सरकारी नीतियां रही हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय क्या था? भारत की जो अर्थव्यवस्था थी मूलतः कृषि प्रधान थी, ग्रामीण थी। कार्य योग्य जनसंख्या 70% कृषि में लगा होता था, 80% जनसंख्या गांव में रहती थी। उत्पादन में असंगत एवं निम्न उत्पादकता की तकनीकों का उपयोग होता था और छुआछात की बीमारियां आदि ये होती थी। तो देश की इन आर्थिक समस्याओं को हल करने के लिए सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए, जिनमें जो है सरकार के इसके कदम उठाने के पीछे उद्देश्य था कि भी उच्च जीवन स्तर हो, बेरोजगारी गरीबी दूर हो, आत्मनिर्भर बने, आय और धन की असमानता कम हो, समानता पर आधारित समाज और को अपनाना और व्यक्ति द्वारा व्यक्ति के शोषण को रोकना। सरकार ने इस तरह की आर्थिक स्थिति को बढ़ावा दिया जिससे कि समाज में जो, और उसके लिए सरकार ने और भी बहुत सारे आर्थिक सुधार 1991 की नई औद्योगिक नीति में उठाए। इस नीति 1991 की जो नई औद्योगिक नीति आई थी उसे आर्थिक सुधारों को जो है काफ़ी बल मिला। इसकी क्या मुख्य बातें थी इस औद्योगिक नीति की? जैसे सरकार ने अनिवार्य लाइसेंसिंग के वर्ग में उद्योगों की संख्या 6 कर दी। यानी जो भी पहले जो सरकार कोई भी उद्योग चलाता था तो अनिवार्य रूप से सरकार से उसे लाइसेंस लेना पड़ता था, लेकिन सरकार ने उन उद्योगों की संख्या घटाकर 6 कर दी। कई उद्योग जो सार्वजनिक क्षेत्र के लिए निश्चित किए गए थे अब उन्हें मुक्त कर दिया गया, यानी प्राइवेट सेक्टर भी अब उन उद्योगों में अपनी पूंजी लगा सकते हैं। निवेश को कई सार्वजनिक क्षेत्रों के औद्योगिक उद्यमों पर भी लागू कर दिया गया। विनिवेश को यानी डिसइन्वेस्टमेंट, यानी सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र को प्राइवेट सेक्टर में बेचने की योजना बनाई। विदेशी पूंजी की नीति को उदार बनाया गया कि विदेशी यहाँ पर पूंजी लगाने आए तो थोड़ा लिबरल सरकार के द्वारा एटीट्यूड अपनाया गया। विदेशी कंपनियों के साथ प्रौद्योगिकी समझौतों के लिए छूट दी गई। भारत में विदेशी निवेश के प्रवर्तन एवं उसके प्रचालन के लिए विदेशी निवेश बोर्ड की स्थापना की गई। तो इस तरह से भारत ने जो है नई औद्योगिक नीति में ये कुछ बातें भी, अनिवार्य लाइसेंसिंग को ख़त्म कर दो, सार्वजनिक क्षेत्र के लिए जो उद्योग निश्चित किए गए थे उन्हें मुक्त कर दो, प्राइवेट सेक्टर को आने दो, और डिसइन्वेस्टमेंट कर दो सार्वजनिक उद्योगों का, विदेशी पूंजी प्राप्ति की नीति को थोड़ा लिबरल बनाओ, और विदेशी कंपनियों के साथ प्रौद्योगिकी समझौते के लिए छूट दो कि टेक्नोलॉजी ताकि हमारे देश में आ सके। और विदेशी निवेश के प्रवर्तन के लिए निवेश प्रवर्तन बोर्ड FIPB की स्थापना की गई। तो बड़े औद्योगिक घरानों की औद्योगिक इकाइयों के विकास एवं विस्तार के रास्तों की अड़चनों को दूर करने के लिए बहुत सारे कदम उठाए गए और लघु पैमाने के क्षेत्र को सभी प्रकार की सहायता का आश्वासन दिया गया। कुल मिलाकर यह नीति लाइसेंसिंग प्रणाली के बंधन से उद्योगों को मुक्त करना चाहती थी। इसके लिए सरकार ने जो है 3 चीज़ें अपनाई: उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। अब उदारीकरण क्या है? जैसा इसके नाम से भी स्पष्ट है, थोड़ा उदार होना, यानी विदेशी जब यहाँ पर अपना कारोबार शुरू करने आए तो उनके प्रति थोड़ा उदार रवैया अपनाया जाए, उनके लिए ज़्यादा कठोर नियम ना बनाए जाएं, उसे उदारीकरण कहते हैं। आर्थिक सुधारों का लक्ष्य भारतीय व्यवसाय एवं उद्योग को अनावश्यक नियंत्रण एवं प्रतिबंधों से मुक्त करना था। यह लाइसेंस परमिट राज की समाप्ति का संकेत था। भारतीय उद्योगों में निम्न उदारीकरण के संबंध में, जैसे भी जो नए नए उद्योग लगे उनको थोड़ा नियंत्रण और प्रतिबंधों से मुक्ति देना ही उदारीकरण कहलाता है। जैसे थोड़े से उद्योग को छोड़कर अधिकांश में लाइसेंसिंग व्यवस्था को समाप्त कर दो,
व्यावसायिक कार्यों के पैमाने के संबंध में निर्णय लेने की स्वतंत्रता दो। वस्तु एवं सेवाओं के स्थानांतरण में प्रतिबंधों को हटा लो। वस्तु एवं सेवाओं के मूल्यों के निर्धारण की स्वतंत्रता दो। करों की दरों में कमी की जाए। आयात एवं निर्यात की प्रक्रिया का सरलीकरण किया जाए। भारत में विदेशी पूंजी और प्रौद्योगिकी आकर्षित करने को सरल बनाया जाए। ये उदारीकरण की मेन बातें थी। निजीकरण का अर्थ था कि जो पब्लिक सेक्टर के उद्योग हैं उनमें निजी क्षेत्र को आने की अनुमति प्रदान कर दी जाए। यानी नए आर्थिक सुधारों का लक्ष्य राष्ट्र के निर्माण की प्रक्रिया में निजी क्षेत्र की भूमिका में बढ़ोतरी करना तथा सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका को कम करना था। यानी सरकार जो उद्योग खोलती थी, सरकार ने अपने हाथ पीछे हटा लिए और उसके लिए निजी क्षेत्रों को मान्यता देनी शुरू कर दी। उसे हम निजीकरण कहते हैं। या जो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग हैं उनको निजी हाथों में बेच दिया जाए। भारतीय योजनाकारों ने अब तक जो विकास की जिस नीति का अनुसरण किया था अब उसका उल्टा कर दिया। पहले क्या होता था कि सरकार ही सारे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को खोलती थी, जो कि देश जिसमें ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता होती थी, जनता की भलाई के लिए होते थे, जिसमें जो है जो बेसिक जो फैसिलिटीज़ हैं जीवन के लिए ज़रूरी हैं उनके लिए सरकार उनमें पैसा लगाती थी। अब उस स्थिति को बिल्कुल पलट दिया गया और इसको डिसइन्वेस्टमेंट शब्द नाम दिया गया, विनिवेश। विनिवेश का अर्थ होता है कि निजी क्षेत्र के उद्यमों को निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को निजी क्षेत्र को हस्तांतरित करना। यानी कि जो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग हैं उनकी पूंजी को बेच दो निजी क्षेत्र में, उसे हम निजीकरण कहते थे। इसके परिणाम स्वरूप निजी उद्यमों में सरकार की हिस्सेदारी कम हो जाएगी और यदि यह हिस्सेदारी 51% से अधिक है तो इसके कारण उद्यम का स्वामित्व एवं प्रबंध निजी क्षेत्र को हस्तांतरित हो जाएगा। यानी यदि सरकार का हिस्सा 51% है तो सार्वजनिक क्षेत्र रहेगा, लेकिन उससे भी सर कम हो गया 50 या 49 या उससे भी नीचे हो गया, यानी 51% तक अगर निजी क्षेत्र का हिस्सा हो गया तो सारा का सारा प्रबंध एवं स्वामित्व भी निजी क्षेत्र को चला जाएगा। फिर आइए वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन। जैसे वसुदेव कुटुंब की भावना जो है उस पर यह आधारित है। विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं का एकजुट हो जाना, यानी इंटीग्रेटेड द इकोनॉमी ऑफ ए कंट्री विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अपने देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ना वैश्वीकरण कहलाता है, जिसमें एक सम्मिलित वैश्विक अर्थव्यवस्था का उदय होता है। 1991 तक भारत सरकार ने आयात की मात्रा तराशी दोनों के लिए सख्त नीति अपनाई थी। जैसे आयात लाइसेंस देना, करों के द्वारा प्रतिबंध, मात्रा संबंधी प्रतिबंध कि भी आयात के लिए पहले लाइसेंस लो, कर लगा देती थी सरकार ज़्यादा, जिस वस्तुओं का आयात जो है कम करवाना होता था, या उस पर कोटा सिस्टम लगा देती थी कि एक निश्चित मात्रा से ज़्यादा आप आयात नहीं कर सकते। तो व्यापार के उदारीकरण को लक्ष्य रखकर किए गए आर्थिक सुधारों का ध्येय जो है वो आगत को उदार बनाना, कर ढांचे में युक्ति संगत बनाकर निर्यात में वृद्धि करना और विदेशी विनिमय के संबंध में सुधार करना था, जिससे कि देश विश्व में अलग थलग ना पड़ा रहे। जो लिबरलाइजेशन था वो इसीलिए किया गया था कि देश जो अलग थलग ना पड़ा रहे और विश्व की अर्थव्यवस्था से वो जुड़ जाए, उसे ही वैश्वीकरण कहते थे। तो वैश्वीकरण से जो है विश्व में क्या होता था, वैश्वीकरण से जो देश की अर्थव्यवस्था जो है विभिन्न देशों के जो पारस्परिक लेन देन होते थे और एक दूसरे पर जो निर्भरता थी वो बढ़ जाएगी। जैसे जो चीज़ यहाँ पर सस्ती पैदा होती है दूसरे देशों में महंगी पैदा होती है तो हमारे देश से वो मंगा सकते हैं, और हमारे देश में यदि कोई वस्तु महंगी पैदा होती है दूसरे देश में सस्ती पैदा होती है तो हम वहाँ से उसको मंगा सकते हैं। तो वैश्वीकरण की जो बातें थी मेन वे थी देशों के बीच वस्तु एवं सेवाओं का स्वतंत्र प्रवाह, यानी बिना रोक टोक के एक देश से दूसरे देश में वस्तुएं आ जा सकें, पूंजी भी एक देश से दूसरे देश में आसानी से आ सके, सूचना और प्रौद्योगिकी का भी स्वतंत्र प्रवाह हो जाए, देशों के बीच लोगों का भी स्वतंत्र आना जाना हो जाए और विवादों के निपटान के लिए समान रूप से स्वीकार्य तंत्र बनाया जाए कि अगर डिस्प्यूट हो जाए तो उसे कैसे निपटाया जाए, और वैश्विक शासित परिप्रेक्ष्य बनाना चाहिए जो पूरे विश्व के जो व्यापारिक व्यवस्था है, जैसे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर WTO जो है इस तरह की कोई संस्था बनाई जाए। तो वैश्वीकरण की मेन बातें क्या है, वस्तुओं और सेवाओं का खुला आदान प्रदान एक देश से दूसरे देश में, पूंजी का जो है खुला आवागमन और सूचना प्रौद्योगिकी का और व्यक्तियों का जो है स्वतंत्र आवागमन, विवादों के निपटान के लिए एक स्वीकार्य तंत्र
और वैश्विक शासित परिप्रेक्ष्य जो है एक ऐसी संस्था जो पूरी ट्रेडिंग व्यवस्था को देखे। इस तरह से वैश्विक अर्थव्यवस्था में ये बातें शामिल की जाती हैं। उसके बाद आइए विमुद्रीकरण। विमुद्रीकरण क्या होता है? डीमोनेटाइजेशन। जैसे अभी अभी आपने सुना होगा जो 8 नवंबर 2016 को सरकार ने जो है 500 और 1000 के नोटों को बंद कर दिया था। इसे विमुद्रीकरण कहते हैं। यानी सरकार के द्वारा जब पुरानी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर दिया जाता है, उसे बंद कर दिया जाता है और उसके स्थान पर नई मुद्रा सरकार के द्वारा लाई जाती है, तो वो विमुद्रीकरण कहलाता है। जैसे भारत सरकार ने 8 नवंबर 2016 को एक घोषणा की जिसका भारतीय अर्थव्यवस्था से गहरा संबंध है। दो सर्वाधिक मूल्य वर्ग 500 और 1000 के नोट तत्काल प्रभाव से विमुद्रित कर दिए गए, अर्थात कुछ विशिष्ट सेवाओं जैसे उपयोगिता बिलों का भुगतान को छोड़कर इन नोटों की विधि मान्यता को समाप्त कर दिया गया। इससे 86% चलन मुद्रा जो है वो अवैध हो गई, क्योंकि ज़्यादातर मुद्रा 1000 और 500 के नोटों में ही थी। तो भारत के लोगों को अवैध मुद्रा बैंकों में जमा करानी पड़ी। जो गैर कानूनी मुद्रा थी, गैर कानूनी मुद्रा कौन सी होती है? जिस पर टैक्स जमा नहीं किया जाता, जो कर की चोरी करके जो हम छुपा लेते हैं, तो उसे बैंकों में जमा कराना पड़ा। साथ ही नकद निकासी पर भी प्रतिबंध लगा दिए गए। दूसरे शब्दों में घरेलू मुद्रा तथा बैंक जमाओं की परिवर्तनीयता पर प्रतिबंध लगा दिए गए। तो और विमुद्रीकरण के जो उद्देश्य थे वो भ्रष्टाचार को रोकना था, आतंकी गतिविधियों हेतु प्रयुक्त होने वाले उच्च वर्ग के मूल्य वर्ग के जो नकली नोट है उनको रोकना था, और विशेष रूप से जो काला धन लोगों ने इकट्ठा किया हुआ है उसे रोकना था। तो और उसे सरकार के अधिकारियों के द्वारा जो है घोषित करवाना था कि भी आपने कितना धन छुपाया हुआ है। इसकी क्या विशेषताएं हैं? विमुद्रीकरण को कर प्रशासन उपाय के रूप में देखा गया। घोषित आय से उत्पन्न रोकड़ धारिता को नए नोटों के बदले तुरंत बैंकों में जमा करा दिया गया, परंतु काला धन रखने वालों को अपनी गैर अभिलेखित संपत्ति यानी अघोषित आय की घोषणा करनी पड़ी तथा जुर्माने की दर से भुगतान भी करना पड़ा। विमुद्रीकरण की व्याख्या सरकार द्वारा किए गए उस उपाय के रूप में की जा सकती है जो यह संकेत करता है कि कर अपवंचन को लेते समय तक सहन अथवा स्वीकार नहीं किया जाएगा। यानी टैक्स को जो है, टैक्स की चोरी नहीं की जाएगी, उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। विमुद्रीकरण से बचतों को भी औपचारिक वित्तीय तंत्र में दिशा मिले। यद्यपि बैंकिंग तंत्र में जमा किया गया अधिकांश रोकड़ निकाल लिया जाना था, परंतु बैंकों द्वारा कुछ नई जमाएं स्वीकार की गई, नई योजनाएं प्रस्तुत की गई जिससे कम ब्याज दरों पर ऋण जो है उपलब्ध कराना जारी रखा जाएगा। तो ये विमुद्रीकरण की मेन बातें थी। एक तो कर प्रशासन उपाय के रूप में देखा गया कि इसमें सारा जो काला धन था वो टैक्स के दायरे में आ जाएगा, और सरकार द्वारा जो है ये संकेत दिया गया कि जो टैक्स चोरी करता है, कर अपवंचन, टैक्स इवेजन, गैर कानूनी तरीके से टैक्स बचाना, वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। यानी जैसे हम दूसरों के नाम अपनी संपत्ति करा देते हैं, इस तरह से टैक्स बचा लेते हैं, और जो है बचते जो है वो जो आदमी घरों में छिपा लेते हैं उसको भी बाहर निकालना और बैंकों में जमा करवाना इसका मेन मकसद था, क्योंकि घरों में रखी हुई बचत देश के विकास में काम नहीं आती। जब वो बैंकों में या वित्तीय संस्थाओं में जाएगी तो वहाँ पर वो काम आती है। और कम रोकड़ अर्थव्यवस्था का निर्माण करना। कम रोकड़ अर्थव्यवस्था का निर्माण का मतलब है कि लोगों के द्वारा रोकड़ का कम से कम प्रयोग किया जाए। इसका मतलब ये नहीं कि खर्चा कम किया जाए, बल्कि रोकड़ का प्रयोग कम किया जाए। डिजिटल माध्यम अपनाए जाएं लेन देन के लिए, जैसे पेटीएम, ऑनलाइन पेमेंट, चेक द्वारा पेमेंट इत्यादि जो है, कैश का लेन देन कम से कम किया जाए। क्योंकि डिजिटल लेन देन, अब इसका थोड़ा विरोध किया जाता है कि भी डिजिटल लेन देन के लिए ग्राहकों के पास स्मार्टफोन होना चाहिए, इसलिए व्यापारियों द्वारा बिक्री केंद्रों पर मशीनों का इस्तेमाल होना चाहिए जो स्वैपिंग मशीन होती हैं, इंटरनेट की कनेक्टिविटी ज़रूरी होती है। तो ये दोष तो हैं, लेकिन इनको सरकार के द्वारा दूर किया जा सकता है। और जो कम रोकड़ अर्थव्यवस्था है उसको अपनाना सुरक्षित भी है, और इसमें किसी प्रकार की कोई जो है झंझट भी नहीं रहता कि भी पैसे खुले नहीं हैं या फटे हुए नोट हैं, पुराने नोट हैं, या पैसे गुम हो जाएंगे, गलत व्यक्ति को पेमेंट चला जाएगा या अगला व्यक्ति पेमेंट लेकर मना कर देगा, ऐसी कोई भी संभावना इसमें नहीं होती। ये सुरक्षित होता है। इसलिए डिमोनेटाइजेशन का एक उद्देश्य ये भी था कि कम रोकड़ अर्थव्यवस्था को अपनाया जाए, लोग डिजिटल माध्यम से पेमेंट करें।
अब इसका क्या प्रभाव पड़ा विमुद्रीकरण का? रोकड़ लेन देन में कमी आई, बैंक जमाओं में वृद्धि हुई क्योंकि घरों में जो पैसा जमा था वो बैंकों में चला गया, वित्तीय बचत में वृद्धि हुई। कमी क्योंकि विमुद्रित नोट नहीं लौटाए गए, निजी संपत्ति में कमी आई तथा भूमि भवन के मूल्य गिर गए। सार्वजनिक क्षेत्र की संपत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। डिजिटलाइजेशन, नए उपयोगकर्ता है जिन्होंने रुपए एईपीएस के बीच डिजिटल लेन देनों में वृद्धि हुई, भूमि भवन के मूल्य में कमी हुई और कर संग्रह जो है उसमें भी वृद्धि हुई। तो ये विमुद्रीकरण का प्रभाव देश पर पड़ा। अब व्यवसाय एवं उद्योगों पर सरकारी नीतियों में परिवर्तन का प्रभाव क्या होता है? सरकार जो उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण की नीति का व्यवसाय एवं उद्योगों की व्यावसायिक इकाइयों के कार्यों पर समुचित प्रभाव पड़ा। सरकार की नीतियों में परिवर्तन के कारण भारतीय निगमित क्षेत्र के सामने अनेक चुनौतियां आ गई। उन चुनौतियों में कौन कौन सी चुनौती आई? जैसे सरकार ने जो है बहुत सारी नीतियां बनाई, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, तो इसके से जो है उद्योगों के सामने काफ़ी कई चुनौतियां आई। जैसे प्रतियोगिता में वृद्धि हो गई, अब लाइसेंसिंग व्यवस्था खत्म कर दी गई, ग्लोबलाइजेशन के तहत जो विदेशी फर्में भारत में आने लग गई, जिससे कि उनकी प्रतियोगिता में, जो यहाँ पर उद्योग धंधे थे उनकी प्रतियोगिता में वृद्धि हो गई और उनका जो एकाधिकार था, मोनोपोली थी, वो समाप्त हो गई। विशेष रूप से जैसे सेवा उद्योग थे, दूर संचार, हवाई सेवा, बैंक सेवा, बीमा इत्यादि, जो कि पहले सार्वजनिक क्षेत्र में थे, उनकी प्रतियोगिता में वृद्धि हुई। अधिक अपेक्षा रखने वाले ग्राहक हो गए। आज ग्राहकों की दावेदारी बढ़ गई है। पहले वो कम वस्तुओं में काम चलाते थे, अब उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुएं चाहिए। श्रेष्ठ गुणवत्ता वाली वस्तुएं एवं सेवाओं के क्रय में बहुत अधिक चयन के अवसर जो है ये इसने प्रदान किए। प्रौद्योगिकी पर्यावरण में भी तेजी आई, क्योंकि जब नई नई इंडस्ट्रीज आएंगी तो नई नई टेक्नोलॉजी साथ लेकर आएंगी, नई मशीनें, नई तकनीक, नई प्रक्रिया, उत्पादन व सेवाओं की में सुधार। तेजी से बदलता प्रौद्योगिक पर्यावरण छोटी फर्मों के सामने कठिन चुनौतियां पैदा करके चला गया। परिवर्तन की आवश्यकता। 1991 से पूर्व के युग में नियमों से बंधे पर्यावरण में फर्म की नीतियां एवं कार्य स्थायी हो सकते थे, लेकिन 1991 के पश्चात बाजार शक्तियां जो है ज़्यादा उग्र हो गई। परिणाम स्वरूप उद्योगों को अपने परिचालन में निरंतर संशोधन करना पड़ा। मानव संसाधनों के विकास की आवश्यकता हुई। भारतीय उद्यम अपर्याप्त प्रशिक्षित कर्मचारियों के कारण लंबे समय से हानि उठा रहा था। नई बाजार परिस्थितियों की मांग उच्च अक्षमतावान एवं अधिक प्रतिबद्ध लोगों की है, इसलिए मानव संसाधन के विकास की तरफ ध्यान दिया जाने लगा कि बच्चों को ऐसी पढ़ाई पढ़ाई जाए जिससे कि वे आगे चलकर अच्छी अच्छी कंपनियों में अच्छी अच्छी जॉब हासिल कर सकें। बाजार अभिविन्यास। पहले व्यवसाय की इकाइयां उत्पादन करती थी, उसके पश्चात बाजार में वो बेचती थी। दूसरे शब्दों में उनके कार्य उत्पादन मूलक थे। तेजी से परिवर्तित विश्व में बाजार मूलक स्थिति की ओर से भी बदलाव आया कि फर्म पहले बाजार का अध्ययन करती हैं और फिर उनके अनुरूप ही वस्तुओं का उत्पादन करती हैं। पहले क्या होता था कि भी वस्तुएं पैदा कर दो और बाजार में उतार दो, लोग खरीद लेंगे। अब है कि भी पहले लोगों की इच्छाओं का, उनकी भावनाओं का, उनकी आवश्यकताओं का पता लगाओ और फिर जो है बाजार के अध्ययन के बाद ही वस्तुओं का उत्पादन करो। सार्वजनिक क्षेत्र को बजटीय समर्थन का अभाव। सार्वजनिक क्षेत्र को पहले सरकार बजट अलॉट कर देती थी खर्चे चलाने के लिए, कि उनके पास जो है पैसे की कमी है, वो समाज की सेवा करते हैं, इसलिए उसमें लाल फीताशाही ज़्यादा होती थी, घाटे पर वो चलते थे, तो सरकार उनको बजट में प्रावधान कर देती थी फाइनेंशियल एड देने का। लेकिन जैसे ही जो है लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन की नीति आई, तो सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र का जो बजटीय समर्थन था वो कम कर दिया। यानी अब उन्हें अपने आप अधिक कुशल होना होगा, अपने संसाधन खुद जुटाने होंगे, बजट में उनके लिए व्यवस्था कम से कम की जाएगी। कुल मिलाकर सरकारी नीतियों में परिवर्तन, विशेषतः उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण सकारात्मक रहा, क्योंकि भारतीय व्यवसाय एवं उद्योग ने नई अर्थव्यवस्था के अनुपालन में भारी जो है स्थिति स्थापन दिखाई है और भारतीय उद्योगों ने प्रतियोगिता की चुनौतियों का सामना करने के लिए बहुत सारी युक्तियां विकसित की एवं व्यावसायिक प्रक्रिया एवं पद्धति भी अपनाई। वह अब अधिक ग्राहक केंद्रित हो गए हैं तथा ग्राहकों से संबंध एवं उनकी संतुष्टि में सुधार ला रहे हैं। तो ये आपका था पूरा जो है बिजनेस इन्वायरमेंट, व्यवसायिक पर्यावरण वाला अध्याय। तो उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, इसलिए हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए ताकि आगे आने वाली नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलती रहे। धन्यवाद।